अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस के लेक्चर को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सबसे पहले जो है ना, बगैर टाइम वेस्ट किए हम यूनिट नंबर 5 की लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं कि बेसिकली आपको ये यूनिट जो है ना, पढ़ने के बाद आपको इसे सीखने के बाद आपको इसे पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, आप सोचें कि कंप्यूटर साइंस सिर्फ जो है ना कोडिंग या कंप्यूटर चलाना ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सलूशन देना भी सिखाता है। आपको पता है, इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स का मेन फोकस ये है कि आप टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखें। सिर्फ थ्योरी या फॉरेन एग्जांपल नहीं, बल्कि ये समझना कि आईओटी, क्लाउड और ब्लॉकचेन जैसे टूल्स को हम अपने मुल्क के मसाइल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, ट्रैफिक या हेल्थ केयर सिस्टम्स ही क्यों ना हो। ठीक है, इससे ना आपको आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन वाली सोच डेवलप होती है। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट आउटकम ये है कि आप डीप लर्निंग और मॉडर्न इंटेलिजेंट सिस्टम्स का रोल समझ सकें। आपको पता है, आज के जो स्मार्ट कैमरास हैं, वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकग्निशन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स सिर्फ सिंपल प्रोग्राम नहीं होते बल्कि डेटा से सीखने वाली मशीन्स हैं ये। सो बेसिकली इस यूनिट के बाद ना आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता बल्कि डेटा एनालाइज करके डिसीजंस भी लेता है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की बेसिस हैं। ओके, और तीसरा और सबसे जो है ना मेच्योर लर्निंग आउटकम ये है कि आप डेटा शेयरिंग, प्राइवेसी और पॉलिसी डिसीजंस पर सोचना सीखें। आज जब हर डिवाइस डेटा कलेक्ट कर रही है ना, तो सवाल ये नहीं है कि डेटा कलेक्ट हो रहा है बल्कि ये है कि किसका डेटा किस लिए और कितनी उसकी लिमिट है, कितनी लिमिट तक वो होना चाहिए। तो इस यूनिट के थ्रू आप ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और सही पॉलिसीज़ बनाकर ही स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। सही है, ये थे हमारे लर्निंग आउटकम्स। अब हम अपने टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वेदर वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है ये मैटर नहीं करता, बट आपका फीडबैक आना चाहिए। ओके, नेगेटिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करेंगे। आपका जो भी फीडबैक है ना कि इसमें ऐसे होना चाहिए था, वो आप बता सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है बल्कि डिवाइसेस के दरमियान एक इंटेलिजेंट जो है ना कनेक्शन है। जब सेंसर्स, मशीन्स और सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं और बिना ह्यूमन की, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की मदाखलत के डिसीजंस लेते हैं, तो आईओटी उसे कहा जाता है। ठीक है, और बेसिकली जैसे स्मार्ट होम्स में लाइट्स उनका खुद ब खुद एडजस्ट हो जाना या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स का रश के मुताबिक जो है ना चेंज होना, ये सब आईओटी की वजह से पॉसिबल होता है। सही है, आईओटी कन्वीनियंस के साथ साथ एफिशिएंसी और एनर्जी सेविंग भी होता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना आईओटी का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्ट जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ना, तो आईओटी सिस्टम्स वेस्टेज कम करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट असल में यही सिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बनाया जाए। इसीलिए ये यूनिट जो है ना, इसका फोकस भी ये है कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए आईओटी अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपने देखा होगा ना, पंजाब में भी रिसेंट जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। फिर ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ इनोवेशंस आती रहती हैं। ठीक है, देन है डिज़ाइनिंग आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस। जब हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम असल में एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कंप्लीट जर्नी प्लान करते हैं।
इसमें सिर्फ डिवाइस कनेक्ट करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये सोचना पड़ता है कि डेटा कहाँ से आएगा, कैसे प्रोसेस होगा और यूज़र तक कैसे पहुँचेगा। अच्छी आईओटी एप्लीकेशन वही होती है जो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करे और जो है ना यूज़र को सिर्फ यूज़फुल रिजल्ट दिखाए। ये नहीं कि वो जो है ना बैकएंड का सारा फंक्शन भी यूज़र के सामने ले आए। सो आईओटी डिज़ाइन का दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती हैं। ठीक है, बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। तो जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती हैं ना, सेंसर्स रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरनेट उस डेटा को ट्रांसफ़र करता है, क्लाउड उसे जो है ना स्टोर और एनालाइज करता है। और यहाँ पे कौन से क्लाउड की बात हो रही है, ये भी आपने इससे प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ा होगा कि क्लाउड बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट। ओके, तो बेसिकली इंटरनेट जो है ना उस डेटा को ट्रांसफ़र करता है और क्लाउड उसे क्या कर रहा होता है, स्टोर करता है। तो और फिर यूज़र को मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है। मतलब आईओटी एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टीम वर्क ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जहाँ हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस जो है ना कस्टमाइजेबल होती हैं। अब वो कैसे? अम, जैसे पोल्यूशन, पानी की कमी या फिर अगर हम अपने इन्वायरमेंट, कल्चर और नीड्स के मुताबिक सॉल्यूशंस बना सकें, ठीक है, पानी की कमी या ट्रैफिक, उनके लिए आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है। और इससे ना हमें एक इंजीनियर वाली थिंकिंग भी आती है माइंड में, ठीक है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ रही होती है कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। देन है आईओटी बेस्ड air pollution monitoring. Pakistan is facing serious air pollution in big cities due to industrial emission, vehicle emission, brick kilns and seasonal crop burning. अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एयर पोल्यूशन एक ऐसा मसला है ना जो चुपचाप हर शहर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों को रियल टाइम सिचुएशन का अंदाज़ा ही नहीं होता। आईओटी बेस्ड एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ जो है ना हम कह सकते हैं कि एज अ गेम चेंजर वो अपना रोल प्ले करता है। इस सिस्टम में सेंसर्स सिटी के मुख्तलिफ एरियाज़ में लगाए जाते हैं जो हवा में मौजूद हार्मफुल गैसेस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कॉन्टीन्यूसली मैयर करते हैं। ये सिस्टम ह्यूमन गेस वर्क की जगह एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, आप देखें कितनी सारी जो है ना व्हीकल्स होती हैं जो बेसिकली उनको उनकी प्रॉपर सर्विसेज जो है ना उनको नहीं दी जाती, उनको उनकी लाइक सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और उनसे हार्मफुल जो है ना गैसेस रिलीज़ होती हैं, ठीक है, सॉरी हार्मफुल से जो है ना स्मोक जो सा रिलीज़ होता है वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होके हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुज़र साबित होता है। ठीक है, अब देखें ये डेटा सिर्फ जो है ना ये सारा डेटा कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। जब ये डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाता है ना तो इससे क्या होता है कि अम, जो इन्वायरमेंटल हमारी कंडीशंस है ना, जैसे कि हार्मफुल गैसेस की मैं बात कर रही थी, ये क्या करती हैं, इस सब को कॉन्टीन्यूसली मैयर किया जाता है। लेकिन इस सब को सिर्फ मैयर करना काफ़ी नहीं है। अगर क्लाउड पर इसको स्टोर किया जा रहा है तो वहाँ पावरफुल एनालिसिस होता है। क्लाउड सिस्टम सिर्फ करंट एयर क्वालिटी नहीं बताते बल्कि पैटर्न्स को प्रॉपरली समझ कर ना फ्यूचर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जैसे किस वक्त पोल्यूशन ज़्यादा थी, किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है और कब अलर्ट इशू करने चाहिए। इस तरह डिसीजंस डेटा पर डिपेंड जो है ना डेटा पर बेस्ड होते हैं, एजम्पशंस पर नहीं। ठीक है, जैसे कोई अलर्ट जनरेट कर दिए जाए कि आपने आज घर से जो ही निकलना है या जब आप घर से निकलें तो आप मास्क लाजमी पहने, बहुत ज़्यादा फॉग है या कुछ इस तरह की चीज़, बहुत ज़्यादा डस्ट है। ओके, अब देखिए इस तरह फिर क्या होता है कि आप जो है ना आप सिक्योर रहते हैं, आपकी हेल्थ सिक्योर रहती है। लाइक आप हेल्थ वाइज अगर हम देखा जाए तो आप फिर एकदम से अगर डस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप बीमार नहीं पड़ते एकदम से अगर आपने मास्क पहना है। ओके, अच्छा, फिर है आईओटी बेस्ड रियल टाइम डेटा कलेक्शन यूजिंग सेंसर्स, ये हमने देखा। क्लाउड
प्लेटफॉर्म फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये भी हमने देख लिया कि डेटा का सिर्फ कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि क्लाउड पर अगर वो स्टोर नहीं है प्रॉपरली, उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा, प्रॉपर अलर्ट जनरेट नहीं किए जा रहे, तो फिर वो यूजलेस है। इसी की बेसिस पे जो है ना प्रॉपर अलर्ट जनरेट किए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन का रोल यहाँ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का होता है। जब पोल्यूशन का डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है तो उसे चेंज या मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन इज बेसिकली डिजिटल लेजर, यानी कि जो डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर है उसको अल्टर करना नामुमकिन है। ठीक है, उसी के पास वो अनलॉक हो सकता है जिसके पास उसकी की होगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट, रिसर्चर्स और पब्लिक सब एक ही अथेंटिक डेटा पर रिलाई कर सकते हैं। ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। ओके, और फिर सबसे जो पावरफुल इम्पैक्ट है ना, ऐसे सिस्टम्स पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। जब अथॉरिटीज़ के पास एक्यूरेट और सिक्योर डेटा होता है ना, तो वो इफेक्टिव लॉज और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। इस तरह आईओटी बेस्ड एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहती, बल्कि पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव, हम कह सकते हैं, शील्ड बन जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं आईओटी बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान में फ्लड सिर्फ पानी का ओवरफ्लो नहीं होते, बल्कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, घर, फसलें, रोड्स और कभी कभी पूरी जिंदगियां। ठीक है, रिसेंटली देखें कितना नुकसान हुआ है ना। ट्रेडिशनल फ्लड मैनेजमेंट अक्सर जो है ना रिएक्टिव होती है, यानी जब फ्लड आ जाता है तब एक्शन लिया जाता है, जो कि यूजलेस होता है। ठीक है ना, जान चली गई, नुकसान हो गया, लोगों के मवेशी जो है ना तबाह बर्बाद हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा। आईओटी बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट का आइडिया ये है कि फ्लड आने से पहले सिचुएशन को समझ लिया जाए, रिस्क को मेजर किया जाए और लोगों को टाइम पर वार्न किया जाए, ताकि वो अपनी लाइक फसलें, अपने माल मवेशी या फिर खुद को कहीं ना कहीं जो है ना ट्रांसफ़र कर लें इन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए, और कोई प्रिवेंटिव जो है ना मेजर्स ले लें। ये सिस्टम फ्लड को डिज़ास्टर बनने से पहले कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस अप्रोच में आईओटी, क्लाउड और ब्लॉकचेन एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंसर्स एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, और क्लाउड सिस्टम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाता है, और ब्लॉकचेन बेसिकली ये इंश्योर करता है कि ब्लॉकचेन बेसिकली ये देख रहा होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड और टेम्पर फ्री हो, यानी जिसको चेंज ना किया जा सके। इस तरह फ्लड मैनेजमेंट सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं रहता, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बन जाती है। ठीक है, जो पाकिस्तान में फ्लड प्रोन मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली हमारे मुल्क को ना ये इस तरह से लाइक बचाती है कि बहुत, जैसे फ्लड है ना तो वो उसको डिज़ास्टर्स बनने से बचा देती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आईओटी बेस्ड रियल टाइम डेटा कलेक्शन की यूजिंग सेंसर्स। अच्छा, किस तरह से डेटा कलेक्ट होता है? देखिए, फ्लड मैनेजमेंट का फाउंडेशन ऑब्वियसली रियल टाइम डेटा है। ठीक है, आईओटी सेंसर्स फ्लड प्रोन एरियाज में लगाए जाते हैं, जो पानी का लेवल, उसके अलावा रेनफॉल इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड बिहेवियर को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ये सेंसर्स जो है ना ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट होते हैं, क्योंकि ये 24/7 बिना रुके काम करते हैं। इससे सिस्टम को ये समझने में हेल्प मिलती है कि सिचुएशन नॉर्मल है या डेंजर जोन में जा रही है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डेटा डिले के बगैर क्लाउड तक पहुंच जाता है। जैसे ही कोई वैल्यू सेफ लिमिट क्रॉस करती है ना, तो सिस्टम फ़ौरन उसे डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज़ के पास मिनट्स या घंटे पहले वार्निंग होती है, और जो बेसिकली क्या करती है, सेफ्टी प्लानिंग के लिए बहुत कीमती टाइम होता है। ठीक है, वो बच जाता है, वो लोगों को पता चल जाता है। रियल टाइम डेटा कलेक्शन फ्लड मैनेजमेंट को ब्लाइंड रिएक्शन से इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है।
ओके, तब तो बंदा एकदम, अगर नहीं पता, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं है, अलर्ट जनरेट नहीं हुए, तो फिर तो ब्लाइंड रिएक्शन और ब्लाइंड डिसीजंस होते हैं ना कि क्या करना है, कुछ समझ नहीं आती। ओके, अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की। देखिए, आईओटी सेंसर्स इतना ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स उसे हैंडल नहीं कर सकते। सही है। यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल जो है ना स्टार्ट होता है। अब क्लाउड, चूँकि आपको पता है कि डेटा, हमें किसी हार्डवेयर डिवाइस की, किसी महंगी महंगी डिवाइस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, क्योंकि डेटा सारा क्लाउड पे होता है। तो क्लाउड एक सेंट्रल इंटेलिजेंट ब्रेन की तरह काम करता है, जहाँ सारा डेटा सेफली स्टोर होता है और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स के थ्रू एनालाइज होता है। इस एनालिसिस से सिर्फ करंट फ्लड रिस्क ही नहीं पता चलता, बल्कि पास्ट डेटा से फ्यूचर पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में फ्लड का रिस्क ज़्यादा है। ठीक ठीक है, इस वक्त जो है ना अलर्ट इशू करना चाहिए और रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट और एक्यूरेट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाउड सिस्टम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक ही डेटा पर काम करने का मौका देता है, जिससे कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, ब्लॉकचेन का रोल ये है कि ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है, ठीक है, जिसमें जो हमारा डेटा है ना वो प्रॉपरली सिक्योर रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें अगर ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन फ्लड मैनेजमेंट में सिर्फ डेटा का कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि उस डेटा पर ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है ना, हम कह सकते हैं कि एक किस तरह से काम कर रही होती है कि प्रॉपर वे में हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, तो जब फ्लड रिलेटेड डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है तो वो परमानेंटली लॉक हो जाता है। ना उसे डिलीट किया जा सकता है और ना ही सीक्रेटली उसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इससे डिसीजन रिपोर्टिंग और लाइक हम कह सकते हैं कि डिसीजन लेना आसान होता है, और दूसरी बात ये है कि फॉल्स रिपोर्टिंग और डेटा मैनिपुलेशन का रिस्क जो है ना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ब्लॉकचेन का दूसरा पावरफुल यूज़ रिलीफ ऑपरेशंस में होता है, लाइक रिलीफ फंड्स, फूड सप्लाईज और रिकवरी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि एड सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। अ, उसके अलावा ये इजीली ट्रैक हो सकती है ये चीज़ भी। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है ना कि ट्रस्ट एक मेजर इशू है, तो ब्लॉकचेन फ्लड मैनेजमेंट को रिलायबल और अकाउंटेबल सिस्टम बना देता है। ये नहीं कि जिसको दिल आया, जो ज़रूरतमंद नहीं भी है, जो फ्लड विक्टिम्स नहीं भी हैं, वो भी इमदाद ले रहे हैं। ओके, तो बेसिकली सारा प्रोसेस जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं IoT एप्लीकेशंस applicable to Pakistan. First one is application of IoT in agriculture. एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग अक्सर अंदाजे और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। IoT सिस्टम को जो है ना बहुत ही हम कह सकते हैं कि पावरफुल बनाती है। कैसे? सेंसर्स जो है ना सॉइल मॉइस्चर को चेक करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करके फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इससे फार्मर को पता होता है कि कब पानी देना है, कब फर्टिलाइज़र चाहिए और कब फसल रिस्क में। आप खुद सोचें, आप घर में कितने लाइक हम लोग जो है ना स्मॉल लेवल पे अपनी कोई सब्जियां या कोई हम पौधे वगैरह उगाते हैं ना, बट अगर हमें सम टाइम नहीं पता होता, तो अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए, या सपोज़ अगर कहीं बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, और अगर हमने उसकी कोई, हमें नहीं पता कि मौसम इस तरह का एकदम से ख़राब होने वाला है, तो आपने देखा होगा कि या तो वो पौधे जल जाते हैं, या फिर वो सब्जियां जो है वो ख़राब हो जाती हैं, वो भी जल जाती हैं अगर धूप बहुत ज़्यादा है या बारिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली IoT लार्ज स्केल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे तो IoT
बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आईओटी के साथ और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इतने लार्ज स्केल पे अगर फसलें ज़ाया हो जाएं तो फिर मुल्क की मईशत को नुकसान होता है, ठीक है। आईओटी के साथ ड्रोन्स और स्मार्ट मशीन्स एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। ड्रोन्स क्रॉप्स की हेल्प जो है ना उसकी हेल्थ को चेक करती हैं। ड्रोन्स बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये कंप्यूटर विजन का पार्ट भी है। कैसे? कंप्यूटर विजन बेसिकली क्या करता है कि इमेजेस से और वीडियोस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये उसकी एप्लीकेशंस में भी आती है ये चीज़। ड्रोन्स क्रॉप की हेल्थ को चेक करते हैं, डिजीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और फर्टिलाइज़र स्प्रेइंग को प्रिसाइज बना देते हैं। इससे वेस्टेज कम होता है और फिर फसल बढ़ती है, ठीक है। मतलब फार्मर कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्शन हासिल कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर जो है ना कीमतों को भी कम करती है और इनकम इंक्रीज करती है। वाटर और फर्टिलाइज़र का अननेसेसरी यूज़ कम होता है, जिससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होती है। इस तरह स्मार्ट एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग का तरीका चेंज नहीं करती, बल्कि रूरल डेवलपमेंट और नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन स्मार्ट ग्रिड। अच्छा, पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस सिर्फ प्रोडक्शन का मसला नहीं, बल्कि मिसमैनेजमेंट का भी है। ट्रेडिशनल पावर ग्रिड्स वन वे सिस्टम होती हैं जहां कंज्यूमर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता। स्मार्ट ग्रिड आईओटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को इंटेलिजेंट और इंटरेक्टिव बनाती है। स्मार्ट मीटर्स रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ट्रैक करते हैं और कंज्यूमर्स जो है ना उनको अवेयर करते हैं कि वो कितनी बिजली यूज़ करें, ठीक है। आईओटी बेस्ड स्मार्ट ग्रिड्स लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट डिटेक्शन और एनर्जी थेफ्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। जब सिस्टम को पता होता है कि किस एरिया में डिमांड ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई एडजस्ट कर सकते हैं। इससे पावर आउटेजेस कम होती हैं और बिल्स कंट्रोल में रहते हैं। ओके, स्मार्ट ग्रिड असल में एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड असल में ट्रेडिशनल बिजली के लिए सिस्टम का स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्जन है। पहले क्या होता था, अगर कहीं फॉल्ट आ जाए या वायर खराब हो जाए, अभी भी होता है बाय द वे, तो पूरा एरिया ब्लैकआउट में चला जाता है और कंपनी को पता भी बहुत लेट चलता था कि प्रॉब्लम जो है ना कहाँ है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की हेल्प से फॉल्ट को फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाता है जैसे ही कहीं इशू होता है ना। ये स्मार्ट ग्रिड की हम बात करें, ठीक है। तो सिस्टम इंस्टेंटली पावर कंपनी को अलर्ट करता है और अक्सर ऑटोमेटिक रीरूटिंग के ज़रिए बिजली को दूसरे रास्ते से सप्लाई कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एरिया अंधेरे में नहीं जाता, सिर्फ प्रॉब्लम वाली जगह जो है ना आइसोलेट होती है। इसी वजह से पावर सप्लाई ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल हो जाती है। ओके, और फिर कुछ इसके ये फ़ायदे भी हैं कि स्मार्ट ग्रिड जो है ना बिजली के ज़्यादा हम अगर देखें तो उसकी वजह से बिजली का जो वेस्टेज है वो भी कम होता है। किस तरह से? ये सिस्टम कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन और कंजप्शन को एनालाइज करता रहता है। कंज्यूमर्स को भी फीडबैक मिलती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, जिससे लोग पीक आवर्स में अपना यूजेज कंट्रोल करते हैं। स्मार्ट ग्रिड फ्यूचर का अंदाज़ा भी जो है ना लगा लेता है कि कब पावर शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए कंपनीज पहले से प्लानिंग करती हैं। इसके साथ साथ बिलिंग सिस्टम भी एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स एग्जैक्ट यूजेज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ना कि एक्स्ट्रा बिल, ना कोई अंदाजे, ना कोई तुक्के वगैरह, सिर्फ रियल यूजेज का बिल, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड जो है ना कंज्यूमर्स और पावर कंपनीज दोनों के लिए एक हम कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। ओके, alright, next one is application of IoT in traffic management system। अब हम बात करते हैं आईओटी बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। अच्छा, ये ना आज की बिग सिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और रश आवर्स की वजह से ट्रैफिक जैम, फ्यूल ज़ाया होना और फिर अगर हम बात करें टाइम लॉस एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। आईओटी यहाँ
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंसर्स, कैमराज और कनेक्टेड जो डिवाइसेस होती हैं ना रोड्स और सिग्नल्स पर इंस्टॉल होती हैं, जो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा कलेक्ट करती हैं। ये डेटा कंट्रोल रूम्स तक पहुंचता है, जहां से ट्रैफिक सिग्नल्स को इंटेलिजेंटली कंट्रोल किया जाता है। मतलब अब ट्रैफिक लाइट्स फिक्स टाइम पर नहीं बल्कि ट्रैफिक के प्रेशर के मुताबिक चलती हैं। ओके, जहाँ रश ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, वहाँ ग्रीन सिग्नल ज़्यादा देर तक या जो भी कोई इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, आईओटी का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ट्रैफिक फ़्लो को ऑप्टिमाइज़ करता है। जब हर रोड, सिग्नल और हाईवे से रियल टाइम डेटा आ रहा होता है, तो सिस्टम अंदाज़ा लगाता है कि किस रोड पर जैम है और किस पर ट्रैफिक स्मूथ है। इसके बाद सिग्नल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे अननेसेसरी वेटिंग कम होती है। अब देखें, ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए आसानी नहीं है बल्कि फ्यूल कंजप्शन और पोल्यूशन दोनों को कम करती है। फिर अगर हम देखें रोड सेफ्टी से रिलेटेड, आईओटी सेंसर्स और सर्विलियंस कैमरास एक्सीडेंट्स के चांसेस को भी कम करते हैं। सिस्टम जो है ना ड्राइवर्स को अगर हम देखें तो पहले से ही अगर हम यहाँ पे ये देखें, आईओटी डिवाइसेस एंड सेंसर्स प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट रोड कंडीशंस टू ड्राइवर्स। ठीक है, सिस्टम ड्राइवर को पहले ही अलर्ट कर देता है कि आगे एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन या रोड जो है ना कोई हर्डल्स मौजूद हैं। इसके साथ ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भी लाइव इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे वो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए ग्रीन जो है ना कॉरिडोर बनाना भी आईओटी के ज़रिए पॉसिबल होता है, जिससे जो है ना कीमती जानें बच जाती हैं। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ऑटोमेशन और लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ा है। अम, कुछ थीम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ना अगर हम देखें तीसरे फ़ायदे की बात करें तो आरएफआईडी टैग्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से कार्स गेटेड एंट्रेंसेस पर बिना रुके एंट्री ले लेती हैं, जिससे टाइम बचता है। सर्विलियंस कैमरास ट्रैफिक रूल्स वायलेटर्स की इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं और अथॉरिटीज़ जो है ना आसानी से एक्शन ले सकती हैं। इससे लोगों में डिसिप्लिन आता है और ओवरऑल ट्रैफिक सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। ओके, Alright, next is application of IoT in healthcare industry. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, IoT इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ना दुनिया भर में एक मेडिकल रेवोल्यूशन लेकर आया है। IoT और AI मिलकर इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स का कंसेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज के दौर में हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम्स बन चुके हैं। ओके, सिर्फ बिल्डिंग्स की हद तक महदूद नहीं है अब हॉस्पिटल्स, ठीक है। देखिए, आईओटी डिवाइसेस पेशेंट्स का डेटा कॉन्टीन्यूसली कलेक्ट करते हैं और क्लाउड पर स्टोर होता है वो डेटा, ठीक है, जहाँ एआई एल्गोरिदम्स उस डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जहाँ हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक इलनेस बढ़ रही है ना, तो अगर आईओटी बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और पेशेंट्स को बेहतर और फास्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अब हम इसके कुछ फ़ायदों की तरफ चलते हैं। आईओटी का सबसे बड़ा फ़ायदा हेल्थ केयर में ये है कि ये रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग पॉसिबल बनाता है। डिवाइसेस पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और दूसरे वाइटल साइंस लगातार ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू डेंजर लेवल पर जाए तो सिस्टम फ़ौरन डॉक्टर और हॉस्पिटल को अलर्ट कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो है ना इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि पहले ही उनको कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट की लाइफ का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एआई और डेटा एनालिटिक्स की, तो हेल्थ केयर डेटा क्लाउड पर सेव होता है, जहां एआई एल्गोरिदम्स उस डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर डिजीज़ डायग्नोस करने में, मेडिसिन रेकमेंड करने में और एडिशनल टेस्ट सजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब डॉक्टर के पास सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का फुल सपोर्ट भी होता है। इससे ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिमोट पेशेंट केयर की। देखें, वेयरेबल डिवाइसेस
इसकी हेल्प से पेशेंट घर पे रहकर भी डॉक्टर के अंडर मॉनिटरिंग में होता है। कैसे? इससे अननेसेसरी हॉस्पिटल्स विजिट्स कम हो जाते हैं। पेशेंट जो है ना अपने घर में साफ सुथरे माहौल में रहकर उसका बेसिकली टाइम और पैसा दोनों बचता है, और हॉस्पिटल्स पर भी लोड कम होता है। स्पेशली क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए ये सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, फिर हम बात करते हैं, ये कुछ हमारे पास स्मार्ट वेयरेबल आईओटी डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्मार्ट एयर डिवाइसेस हैं, स्मार्ट रिस्ट पेंट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, रिंग्स हैं, स्मार्ट फुटवेयर हैं, ठीक है। ये सभी जो है ना बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और लाइक टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से, इनोवेशन की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉच के थ्रू हम अपने जो है ना हम फुट स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, हम कितना सोए ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं स्मार्ट बेड्स की, ठीक है। देखिए स्मार्ट बेड्स यहाँ पे मेंशन है ना, मॉडर्न हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड with smart beds with various types of sensors to observe vital signs of patients in real time. स्मार्ट बेड्स मॉडर्न हॉस्पिटल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये सिर्फ बेड्स नहीं होते बल्कि इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। ये यहाँ पे एक पिक्चर में हमें दिख भी रहा है। स्मार्ट बेड्स पेशेंट की मूवमेंट, पोस्चर, हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न मॉनिटर करते हैं। अगर पेशेंट बेड से गिरने का उसको रिस्क हो या ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में रहे तो सिस्टम नर्व्स को अलर्ट कर देता है। इससे प्रेशर जो है ना और इंजरीज का रिस्क कम होता है, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी जो है ना लाइक एकदम से जब नर्स को पता चल जाता है तो उसका काम भी आसान होता है और फिर पेशेंट भी जो है वो लाइक हम कह सकते हैं कि बहुत इजी रहता है, ठीक है। One of the recent developments in healthcare industry is introduction of smart ambulances fitted with various sensors. These ambulances provides diagnosis and treatment during transport to hospital and emergencies fitted with sensors. Okay, देखें स्मार्ट एम्बुलेंस इमरजेंसी केयर का फ्यूचर है, ठीक है। इस एम्बुलेंस में आईओटी डिवाइसेस होती हैं जो पेशेंट का वाइटल डेटा जैसे ईसीजी, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल हॉस्पिटल को पहले ही ट्रांसमिट कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल स्टाफ एम्बुलेंस को उसके पहुंचने से पहले ही ट्रीटमेंट की प्रिपरेशन कर लेती। जीपीएस और ट्रैफिक इंटीग्रेशन की हेल्प से एम्बुलेंस को फास्टेस्ट रूट मिलते हैं। ये पूरा सिस्टम मिलकर गोल्डन टाइम को सेव करता है जो अक्सर पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का जो है ना फैसला करता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अच्छा अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखते हैं कि आईओटी का क्या रोल है। देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आईओटी और एआई का कम्बिनेशन फैक्ट्री कल्चर को कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। पहले फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम मैनुअल होता था जिसमें टाइम ज़्यादा लगता, एरर्स होते थे और एक्सीडेंट्स का रिस्क भी होता था। लेकिन जब मशीन, सेंसर्स और सिस्टम्स आपस में इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होने लगे ना, तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज होने लगी। कैसे? फैक्ट्री स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाती है जब ये चीज़ें आपस में काम करती हैं। हर मशीन अपनी परफॉर्मेंस का डेटा शेयर करती है, जैसे उसकी स्पीड, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और वर्कलोड, जिससे मैनेजमेंट को रियल टाइम पता होता है कि कौन सी मशीन एफिशिएंटली काम कर रही है और कौन सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। ओके, या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो आईओटी का एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑटोमेशन पर और उसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स जो है ना रेपिटेटिव टास्क और रिस्की टास्क परफॉर्म करती हैं जिससे प्रोडक्शन फास्ट, एक्यूरेट और सेफ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एआई बेस्ड सिस्टम्स डिफेक्ट्स को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए इससे क्या होता है जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचने से पहले ही स्टॉप हो जाते हैं, कोई जिसमें फॉल्ट वगैरह होता है, ठीक है। पाकिस्तान में जहाँ प्रोडक्टिविटी और वर्कर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना, आईओटी मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करती है। ओके, अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं इंडस्ट्री में।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखिए ऑटोमेशन और एफिशिएंसी है ऑब्वियसली आईओटी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर होते हैं और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। मशीन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, रॉ मटेरियल का वेस्ट कम होता है और प्रोडक्शन लाइन स्मूथली चलती है। ह्यूमन की मदाखलत कम होने से एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अच्छा एक बात है, आप कह रहे होंगे कि सभी एप्लीकेशंस में मोर और लेस काम तो एक ही हो रहा है कि आईओटी जो है ना उससे जो फिजिकल डिवाइसेस हैं कनेक्ट हो रहा है, डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, फिर मॉनिटर हो रहा है, इस तरह से। देखें आईओटी बेसिकली यही चीज़ है कि चीज़ों को जो काम मैनुअली हो रहा था उसको ऑटोमेट कर देना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोर नहीं होना बिल्कुल भी। मोर और लेस सेम चीज़ें ही बताई जा रही हैं, बट ये है कि डिफरेंट फील्ड्स में वो किस तरह से काम करती हैं ये चीज़ हम देख रहे हैं। ओके, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको कहीं भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कोई भी आपका इससे कोई भी कंसेप्ट क्लियर हुए हों, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हों, लाइक एग्ज़ाम रिलेटेड और जो है ना कोई भी आपके जो टेस्ट चल रहे हैं, तो आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, जिन जिन के साथ आपको लगता है कि ये कंटेंट शेयर होना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरा फ़ायदा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे? स्मार्ट सेंसर्स, कैमरास और एआई सिस्टम्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को हर स्टेज पर चेक करते हैं। अगर कहीं डिफेक्ट हो ना तो सिस्टम फ़ौरन अलर्ट देता है और इशू को वहीं पे फिक्स कर लेता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने से रुक जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रांड ट्रस्ट और कस्टमर कॉन्फिडेंस पर होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन और वर्कर सेफ्टी की। देखिए ऑटोमेशन की वजह से लेबर कॉस्ट कम होती है, एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ होती है और मशीन ज़्यादा देर तक बिना ब्रेकडाउन के चलती हैं। रिस्की और हैवी टास्क रोबोट्स हैंडल करते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स और इंजरीज का चांस कम होता है। और फिर ब्लॉकचेन के साथ एक और फ़ायदा ये आ जाता है कि देखें ब्लॉकचेन से क्या होता है कि अगर हम बात करें आईओटी सप्लाई चेन को भी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जाता है। कोई चेंज नहीं हो रहा, टेम्पर प्रूफ डेटा, सारी चीज़ें इस प्रॉपरली हैंडल हो रही हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वे में, जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन होम्स। आईओटी ने हमारे घरों को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि इंटेलिजेंट लिविंग स्पेस बना दी है। स्मार्ट होम्स में टीवी, लाइट्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिक्योरिटी कैमरास और सेंसर्स सब एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ये स्मार्ट होम की बात हो रही है। अब देखें ये सिस्टम सेंसर से डेटा रिसीव करते हैं और ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रूम खाली हो तो लाइट्स और एसी खुद बंद हो जाता है, और अगर कोई इंटर हो तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पाकिस्तान में भी धीरे धीरे स्मार्ट होम्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। मोबाइल ऐप्स और वेब इंटरफेसेस की हेल्प से लोग अपने घर को दूर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हों या सिटी से बाहर, आप चेक कर सकते हैं कि लाइट्स ऑन है या नहीं, गेट लॉक है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल को ज़्यादा कंफर्टेबल, सिक्योर और एफिशिएंट बनाती है। ओके, बेनिफिट्स देखते हैं हम आईओटी के स्मार्ट होम्स में। देखिए आईओटी का सबसे बड़ा फ़ायदा कन्वीनियंस और कंफर्ट है। आप स्मार्टफोन से लाइट्स डिम कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और अप्लायंसेस को स्केड्यूल पर चला सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, जिससे लिविंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है और फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई एनजाइटी नहीं होती कि आप बाहर हैं, कहीं सफ़र में हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, दूसरा फ़ायदा देखें ये है कि एनर्जी सेविंग और सिक्योरिटी का है। सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं कि रूम में कोई है या नहीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती और बिल्स कम आते। स्मार्ट कैमरास, मोशन सेंसर्स और स्मार्ट डोर लॉक्स रियल टाइम अलर्ट्स देते हैं, जिससे घर और फैमिली दोनों सिक्योर रहते हैं, चाहे आप घर पर हैं या नहीं। ओके, या फिर कहीं बाहर हैं। आईओटी एप्लीकेशन ऑफ आईओटी टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आज के दौर का एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है। देखें और ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन चुका है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बिग सिटीज़ में।
IoT बेस्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इस प्रॉब्लम को साइंटिफिक और स्मार्ट तरीके से हैंडल करता है। डिफरेंट एरियाज में सेंसर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो हवा में मौजूद गैसेस, स्मोक और हार्मफुल पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूसली मेजर करते हैं। ये डेटा रियल टाइम में सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचता है। इस डेटा की हेल्प से अथॉरिटीज़ को पता होता है कि किस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है और किस वक्त रिस्क लेवल क्रॉस कर रहा है। आईओटी सिस्टम ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं और फ्यूचर पोल्यूशन लेवल्स का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, जिससे फिर क्या होता है, अर्ली वार्निंग्स इशू की जाती हैं। इससे गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को क्विक और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है, और जो आवाम है ना, उनको भी अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का मौका मिल जाता है। ओके, देन है एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेचुरल डिजास्टर्स अचानक आते हैं ऑब्वियसली और हैवी लॉस का सबब बनते हैं। ठीक है, लेकिन आईओटी इन डिजास्टर्स को एंटिसिपेट और मैनेज करने में बहुत पावरफुल है। कैसे? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और स्टॉर्म्स के लिए सेंसर्स डिफरेंट लोकेशंस पर इंस्टॉल किए जाते हैं जो ग्राउंड मूवमेंट, वाटर लेवल और वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही डेंजर साइंस डिटेक्ट होते हैं तो सिस्टम फौरन अलर्ट जनरेट करता है। ये अलर्ट रेस्क्यू टीम्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल कम्युनिटीज़ तक पहुंचते हैं, जिससे अर्ली इवैक्यूएशन और प्रिपरेशन पॉसिबल होती है। आईओटी डिवाइसेस ड्रोन्स और रोबोट्स के साथ मिलकर डिजास्टर के बाद डैमेज असेसमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हेल्प करते हैं। पाकिस्तान में ना फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स तो कॉमन है, तो आईओटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, एक हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को बचाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम करने में बहुत इफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, ऑलराइट, फिर है हमारे पास द फॉलोइंग नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज डिजास्टर्स। रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अच्छा, रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर असल में किसी भी मॉडर्न डिजास्टर या स्मार्ट सिस्टम की बैकबोन है। इस सिस्टम में सेंसर्स, कैमरास, सैटेलाइट्स और आईओटी डिवाइसेस लगे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे वेदर कंडीशंस, ग्राउंड मूवमेंट, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी। ये डेटा फॉरेन सेंट्रल कंट्रोल रूम्स तक पहुंच जाता है जहां एडवांस सॉफ्टवेयर इसे एनालाइज करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अथॉरिटीज़ अंदाज़ा लगाने के बजाय जो है ना, लाइफ सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेती हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्शन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम से पहले प्रिपरेशन। ओके, देन है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटरिंग। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपरली चीज़ों को ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि देखा जाता है कि ताकि डिसीजन लिया जा सके मॉनिटर करने के बाद, और फिर ये ना हो कि जब लोगों की जान का ज़िया हो जाए, लोगों की चीज़ों का ज़िया हो जाए, तो उसके बाद कोई डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले ही अलर्ट्स जब जनरेट हो जाते हैं तो प्रॉपर प्रिपरेशन कर ली जाए। ओके, सर्च एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं। देखें, सर्च एंड रेस्क्यू में आईओटी और रियल टाइम मॉनिटरिंग ने काम का तरीका ही बदल दिया। ड्रोन्स, रोबोट्स और जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेस डिजास्टर के बाद अफेक्टेड एरियाज का लाइव सर्वे करती हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी रेस्क्यू टीम्स को बताती है कि कौन से एरिया ज़्यादा अफेक्टेड हैं, कहाँ लोग जो है ना फंसे हुए हैं और कहाँ रास्ता सेफ है। इससे रेस्क्यू टीम्स का टाइम ज़ाया नहीं होता और वो सीधा क्रिटिकल लोकेशंस पर पहुंच जाती हैं। हर मिनट जो यहाँ जो है ना बचता है, ठीक है, वो किसी ना किसी की ज़िंदगी बचा देता है। ओके, पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए पाकिस्तान का वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो मुल्क में नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स को मैनेज करता है। एनडीएमए सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन का हब है। ठीक है, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पाक आर्मी, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करता है। और यह ऑर्गेनाइजेशन डिज़ास्टर से पहले प्लानिंग, डिज़ास्टर के दौरान रिस्पॉन्स और डिज़ास्टर के बाद रिकवरी को मैनेज करती है।
एनडीएमए का फोकस सिर्फ रेस्क्यू नहीं होता बल्कि रिस्क रिडक्शन और प्रिपेयर्डनेस पर भी होता है ताकि नुकसान मिनिमम हो। अक्सर आपको आपके स्मार्टफोन में मैसेजेस आते होंगे ना एनडीएमए की तरफ से, जब तुगयानी का खतरा होता है, बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं, तो आपको एक प्रिवेंटिव एसएमएस भी आ रहे होते हैं। ओके, पाकिस्तान एनडीएमए डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप। ठीक है, सामने हम अभी वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, फिर मोबाइल ऐप की बात भी आ गई है। पाक एनडीएम में डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप एक पावरफुल डिजिटल टूल है जो डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन को आवाम के हाथ में दे देता है। इस ऐप के ज़रिए यूज़र्स को हीट वेव, फ्लड, अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स के अलर्ट रियल टाइम मिलते हैं। सिर्फ वार्निंग ही नहीं बल्कि सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब ये ऐप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि लोगों को एक्शन लेने के काबिल भी बनाती है। आज के दौर में जब मोबाइल हर हाथ में है ना, तो ये ऐप डिज़ास्टर मैनेजमेंट को फास्ट, एक्सेसिबल और इफेक्टिव बना देती है। ओके, फिर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। डिटेल में हम बात करते हैं, अभी हम ब्लॉकचेन को डिस्कस भी कर रहे थे आईओटी में, बट अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या और इसकी एप्लीकेशंस किधर हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन असल में ना एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जहां डेटा एक जगह पर स्टोर होने के बजाय मल्टीपल कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक अथॉरिटी डेटा को चेंज या मैनिपुलेट कभी भी नहीं कर सकती। जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है तो वो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से सिक्योर होता है, ठीक है, और बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का सिंबल माना जाता है। अगर हम दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो ब्लॉकचेन जो है ना, साइबर अटैक्स के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो है ना डेटा ब्लॉक्स जो होते हैं ना, एक दूसरे से चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए पूरी चेन को चेंज करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से ब्लॉकचेन को वोटिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग और एजुकेशन जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशंस देखते हैं हम ब्लॉकचेन की। ठीक है, पाकिस्तान में ब्लॉकचेन एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और बन भी सकती है। वोटिंग सिस्टम में, लैंड रिकॉर्ड्स में, हेल्थ केयर डेटा में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, उसके अलावा एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का मसला होता है, तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लॉकचेन। ठीक है, इन तमाम सेक्टर्स में फ्रॉड, करप्शन और डेटा टेम्परिंग को कंट्रोल कर सकती है। ओके, ब्लॉकचेन सबसे पहले हम देखते हैं कि वोटिंग सिस्टम में किस तरह से काम कर सकती है। ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ बना देती है। हर वोट एक डिजिटल ब्लॉक बनकर रिकॉर्ड होता है जो किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता। इससे डुप्लीकेट वोटिंग और मैनिपुलेशन के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। फिर वोटर्स को भी कॉन्फिडेंस होता है कि उनका वोट सेफली काउंट हो रहा है। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन वोटिंग प्रोसेस को फास्ट और कास्ट इफेक्टिव भी बना देता है। मैनुअल बैलेट पेपर्स, काउंटिंग डिलेज और स्टाफ की ज़रूरत कम हो जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होते हैं उनके लिए भी रिमोट वोटिंग भी पॉसिबल हो सकती है, जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस और ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन पेशेंट डेटा के लिए डिजिटल हम कह सकते हैं वॉलेट का काम करता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरेज और जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं ना, सबको सिक्योरली स्टोर और सिर्फ अथराइज लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। इससे डेटा ब्रीच और अनअथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होता है। ब्लॉकचेन हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट भी बनाता है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पेशेंट हिस्ट्री को सेफली जो है वो हम कह सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। पेशेंट को भी अपने डेटा पर कंट्रोल मिलता है, जो मॉडर्न हेल्थ केयर का एक हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, फिर आती है बात इंडस्ट्री की। अच्छा देखिए, इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है, और यह बहुत ज़रूरी भी है। बैंक का डेटा बहुत सेंसिटिव होता है
ऑनलाइन पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर्स और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ब्लॉकचेन की हेल्प से फास्ट और टेम्पर प्रूफ होती हैं, ठीक है। फ्रॉड और साइबर अटैक्स का रिस्क बहुत कम होता है इसके थ्रू। जो आपको पता है कि आज की डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉकचेन मिडलमैन को एलिमिनेट करती है, यानी कोई हैकर, इंट्रूडर वगैरह, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। बैंक्स के ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और कस्टमर्स को फास्ट, रिलायबल और लो कॉस्ट सर्विसेज मिलती हैं। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करती है। ओके, देन है ब्लॉकचेन इन एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में ब्लॉकचेन डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स को सिक्योर और वेरीफाइबल बना देती है। फेक डिग्रीज और फॉरगेट डॉक्यूमेंट जैसे मसले ब्लॉकचेन से इजीली सॉल्व होते हैं। हर सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है जो लाइफ टाइम वेरीफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन स्टूडेंट्स के जो है ना लर्निंग रिकॉर्ड्स को सेंट्रलाइज और एक्सेसिबल बना देते हैं, ठीक है। हम अगर यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयर्स और इंस्टीट्यूशंस इजीली जो है ना हम अथेंटिक रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इससे मेरिट का सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ओके, फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करें तो ये है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। बट आई गेस कि दिस इज़ मोर देन इनफ। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना जो है ना अपनी फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।